हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो इस न्यूज़ आर्टिकल की तरफ नज़र डालते हैं जिसमें लिखा गया है कि एप्पल में शिफ्ट 18% ऑफ इट्स आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया बाय मार्च 2025। ये कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एप्पल का मार्केट कैप आपने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी तो अभी रिसेंटली $3 ट्रिलियन हो चुका है। एंड इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की जीडीपी राउंड अबाउट $3.75 ट्रिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि एप्पल एज सच कितनी बड़ी कंपनी है। एंड उसका 18% आईफोन प्रोडक्शन अगर इंडिया में शिफ्ट होता है तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। 2023 में अभी यानी राउंड अबाउट 7% ऑफ इट्स आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एप्पल के कंपैरिजन में ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया गोल्ड रश की कहानी सुनी होगी, जिसमें 1850 के आसपास कैलिफोर्निया में गोल्ड पाया गया। एंड उसके चक्कर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ जाके माइनिंग करने लगे, गोल्ड ढूंढने लगे। उसके चक्कर में पूरी इकॉनमी डेवलप हो गई, रोड्स बन गए। ऑब्वियसली इतनी सारी पॉपुलेशन आएगी तो स्कूल्स बन गए, चर्चेस बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बैंक्स खुल गए, रेस्टोरेंट्स बन गए। तो पूरी की पूरी इकॉनमी डेवलप हो गई। कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो एप्पल जो है अगर इंडिया में शिफ्ट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। एंड एप्पल की जर्नी उतनी अगर प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, स्मूथ होती है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, जिससे और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इंडिया में शिफ्ट हो सकते हैं। और वैसे भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आई डोंट केयर, बट अगर इकोनॉमिकली बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अपने प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो ग्लोबली इंडिया का परसेप्शन चेंज करने में। इनफैक्ट मैं खुद यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, तो आज से फ्यू इयर्स बैक तक वो लोग इंडिया को कंसिडर भी नहीं करते थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है उनको पता भी नहीं होता था। बट लास्ट 4-5 ईयर्स से जब से मोदी बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं ग्लोबली, तब से कहीं ना कहीं उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है। इंडिया को एज एन इमर्जिंग कंट्री अब देखा जा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया इज़ द ओनली साइनिंग स्टार, बट वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। स्टिल बहुत सारी और कंट्रीज भी हैं जहाँ अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बट स्टिल पॉइंट ये है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपने को पार्ट बनना है। एंड जो इस स्टोरी का पार्ट नहीं बनेगा वो कहीं ना कहीं बाद में जाके अच्छा खासा रिपेंट करेगा। तो चलिए अब आते हैं मार्केट्स की तरफ। निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ही है, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बट प्रॉब्लम यह है, इनफैक्ट मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ, उसमें मेरे फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, बट कितने लोग उस जो ये अभी रिसेंट में जो मार्केट में मूवमेंट आया है उसका पार्ट बन पाए हैं। पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से निकल चुके हैं, काफ़ी लोग ने अपना पोर्टफोलियो कम कर दिया था या स्टॉक्स बेच दिए थे, या फिर कैश लेके साइड लाइन्स में बैठे थे एंड वेट कर रहे थे कि मार्केट्स 15,000 पे जाएगा या निफ्टी 15,000 पे जाएगा, 14,000 पे जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ नहीं हुआ। एंड वो लोग कैश लेकर अभी भी बैठे हैं। निफ्टी ऑलरेडी 19,000 क्रॉस कर चुका है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, इनफैक्ट मैंने मेंबर्स से तो रेगुलरली डिस्कस किया था जब निफ्टी 17,000 पे था कि भैया अच्छी खासी बाइंग कर लो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। मुझे नहीं पता मार्केट्स कब रिकवर होगा, बट इतना बोल सकता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। एंड जब भी रिकवर होगा शायद आपको मौका भी ना मिले। एंड कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में देखेंगे तो और ज़्यादा रैली आई है। तो वो लोग अब जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया, रिस्क लिया, वो कहीं ना कहीं अभी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। अब जब मार्केट इतना बढ़ चुका है तो कुछ लोग आएंगे दौड़ भाग कर कि भैया चलो इन्वेस्ट करते हैं, अब उनको फोमो होने लगेगा। एंड कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स वो बहुत हायर प्राइस पे ले लेंगे, फिर लॉस खाएंगे, फिर मार्केट्स को गाली देंगे। तो कहीं ना कहीं ये फिनोमिनन है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड नहीं रह सकते मार्केट में, उनको मार्केट्स भी वेल्थ क्रिएट करके नहीं देता है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा नियर अबाउट अभी अनरियलाइज प्रॉफिट है 60 लाख के आसपास ऑन माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़। एंड ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। एंड जो प्रॉफिट रियलाइज किया है वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, बट सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मार्केट में इन्वेस्टेड रहा। अगर 3 to 4 मंथ्स बैक देखेंगे तो शायद मैं नेक टू नेक था, इन द सेंस कि जो इन्वेस्टमेंट था वही मेरा मार्केट वैल्यू था, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था अनरियलाइज्ड में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा प्रॉफिट रियलाइज कर लिया था या बुक कर लिया था। तो अब निफ्टी अगर देखते हैं तो लास्ट 3 डेज से गैप अप ओपनिंग हो रही है, ऊपर की तरफ ही मार्केट जाया जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट कैंडल भी देखेंगे तो जो इसकी अपर विक है वो ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे दिन बाइंग चलती रही है। निफ्टी जहां क्लोज हुआ वहीं पे हाई भी बनाया। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में भी, आने वाले फ्यू डेज एंड वीक्स में भी बाइंग मोमेंटम या बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस लेवल पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू
जब निफ्टी 17,000 पे था। एंड अगर एफ आई आईज का भी डेटा देखेंगे तो लास्ट फ्यू डेज में अच्छी खासी बाइंग हो रही है। इनफैक्ट 30 जून को उन्होंने कैश मार्केट में मोर देन 6,000 करोड़ की नेट बाइंग की थी, 28 जून को 12,000 करोड़ की। एंड अगर पूरे जून में देखें तो राउंड अबाउट 27,000 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने। मई में भी 27,000 के आसपास बाइंग की है एफ आई आईज ने। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो जाता है। कैश मार्केट में जो बाइंग हो रही है उसका जनरली मतलब ये होता है कि वो लोग एटलीस्ट कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स होल्ड कर सकते हैं। इसका ये एफएनओ नहीं है कि भैया आज बाइंग किया कल बुक कर लिया काम खत्म। कैश मार्केट में बाइंग किए हैं तो एटलीस्ट कुछ टाइम होराइजन के लिए किए हैं, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट्स के लिए। एंड मार्केट्स ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव में है। इवन दो अभी एक दो दिन से थोड़ी सी फटीक दिखने लगी है ब्रॉडर मार्केट्स में या मिड कैप स्मॉल कैप में, बट कहीं ना कहीं नॉर्मल है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्मॉल कैप और मिड कैप, अच्छे स्मॉल कैप और मिड कैप जो अच्छी वैल्यूएशन पे है उनको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं टोटल 6 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि आप इसमें जब भी आपके पास फंड्स हो आप रेगुलरली इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो नंबर 1 जो स्टॉक है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इनफैक्ट मेंबर्स के साथ तो ये 320 330 के आसपास से डिस्कस हो रहा है। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने डिस्कस किया था, दैट मीन्स अराउंड 8 मंथ्स पहले। एंड अभी आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है 490 के आसपास है। वेरी रिसेंटली मैंने 23 जून को भी मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था, जब ये एक कहीं ना कहीं चैनल में स्टॉक प्राइस चल रहा था। इन चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके पास जब आया तो मैंने मेंबर्स को कहा एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन है 23 जून की ये पिक्चर है। अपर ट्रेंड लाइन जो है जो अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब सपोर्ट का काम करेगी। दैट मीन्स कि इस पॉइंट से वापस बाउंस बैक आने का चांसेस है। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं होता बट स्टिल चांसेस था। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसके तुरंत बाद दो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई एंड ऑलमोस्ट 495 तक पहुंच गया। उसके बाद नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपनिंग हुई थी 514 के आसपास, बट उसके बाद उस दिन के बाद 500 के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई थी, हाई गया 520 के आसपास, बट फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। एंड एज ऑफ नाउ 490 के आसपास प्राइस चल रहा है, बट स्टिल इस प्राइस पे भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एंड ऑब्वियसली आप अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो 34 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.35 का है। एज लॉन्ग एज सिंगल डिजिट में है प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे को कंफर्ट रहता है, बट ऑब्वियसली अगर और ज़्यादा कम होगा बिलो 5 होगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बट स्टिल जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो क्रेन्स में काम करती है, जिसकी कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है फ्यूचर में भी, क्योंकि इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। एंड क्रेन्स हर चीज़ में यूज़ होंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, तो हर जगह एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के क्रेन्स काम आएंगे। एंड कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स भी कर रही है ताकि फ्यूचर में क्रेन्स की डिमांड जो है उसको पूरी कर सके। एंड रेगुलरली कंपनी अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है। आप देख सकते हैं जो रेगुलरली सेल्स है क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखें कि बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि कंपनी रेगुलरली धीरे धीरे अपनी सेल्स इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रही है। एंड बैलेंस शीट भी अगर देखें तो नियर अबाउट जीरो डेट है, बोरोइंग्स अराउंड 7 करोड़ के आसपास है, जो वर्चुअली डेट फ्री है कंपनी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट ईयर में 274 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी। एंड लास्ट फ्यू क्वार्टर से अगर देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कांस्टेंट है। एफआईआईज ने अपनी लास्ट क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआईज ने भी हल्की सी इंक्रीज की है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद अनदर स्टॉक CCL प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट ये स्टॉक तो मैं मेंबर्स के साथ रेगुलरली डिस्कस करता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ जिनको रिस्क कम लेना है एंड नियर अबाउट 20% का ग्रोथ चाहिए या 20% CAGR चाहिए, वो आसानी से CCL प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बहुत कम वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये है कि अचानक से इसमें ये नहीं देखने मिलेगा कि 4-5% का डिप आ गया या 4-5% राइज कर गया। ये धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। एंड मैंने मेंबर्स के साथ 500 के आसपास डिस्कस करना स्टार्ट किया था, अभी 664 के आसपास है। एंड जो इसका ये भी एक चैनल में मूव कर रहा था एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, वापस डिप किया एंड वापस
जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर चला गया है। तो इसमें चांसेस ये भी हैं कि शायद जल्दी ही ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने जो अपर ट्रेंड लाइन है जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रही थी उसको ब्रेक कर दिया है एंड उसी के आसपास अभी घूम रहा है। तो CCL प्रोडक्ट्स बहुत ही फिनोमिनल कंपनी है। अगर फंडामेंटल्स देखें तो ये बेसिकली कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 32.9 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.96 के आसपास है। कॉफ़ी एक कमोडिटी होते हुए भी कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% एंड 20% के आसपास है। एंड ये कंपनी बहुत अच्छा खासा केपेक्स कर रही है। वियतनाम में भी अपना कॉफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा रही है। काफ़ी अलग अलग कॉफ़ी कंपनीज को भी ये कॉफ़ी सप्लाई करती है। तो इस कंपनी को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। इस लेवल पे भी रिस्क कम है, आराम से 20% CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। एंड उसके बाद जो कंपनी है ऑब्वियसली उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इंडिया को एज मैन्युफैक्चरिंग हब प्रेजेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो है लार्सन एंड टूब्रो। एंड इनफैक्ट मेंबर्स को तो मैं रेगुलरली बोलता रहता हूँ कि लार्सन एंड टूब्रो को इन्वेस्टमेंट वन ऑफ माय फेवरेट लार्ज कैप कंपनीज है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। एंड इनफैक्ट जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं L&T के बिना पूरे होने बहुत मुश्किल हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में तो फिर भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है, बट जिस स्केल पे L&T ऑपरेट करती है उसमें जितने भी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं L&T ही ग्रैब करती है। तो कहीं ना कहीं इसके मैं फंडामेंटल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है बाकी जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं उनके कंपैरिजन में। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.9 के आसपास है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 33.5 के आसपास है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास है। अगर आप ये देखेंगे तो ऑब्वियसली इसने लास्ट डे भी अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ नीचे आप ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम्स देखेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम्स है एंड अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो ये स्टॉक भी आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको 2400 के आसपास मिले तो बहुत सही रहेगा। बट अगेन ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद अपनी स्टडी करनी है उसके बाद, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद जो स्टॉक है अगेन ये ऑटो सेक्टर में मेरा वन ऑफ माय फेवरेट लार्ज कैप स्टॉक्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 19.3 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.21। मैं वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ एंड कंपनी रेगुलरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है। एंड अगर आप लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम नेट प्रॉफिट जो है 10,000 करोड़ क्रॉस किया है, 11,374 करोड़ लास्ट ईयर। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इनफैक्ट कंपनी बहुत सारे अलग अलग ऑटो रिलेटेड सेक्टर्स में भी ऑपरेट करती है, जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर्स। हाँ, मॉनसून की वजह से ट्रैक्टर्स की डिमांड के में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, बट कहीं ना कहीं जो इसके ऑटो व्हीकल्स हैं जैसे थार या स्कॉर्पियो, XUV, उसकी डिमांड अच्छी खासी है। इनफैक्ट एक आर्टिकल मैंने रिसेंटली ही पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि जो एस्पिरेशन है SUVs को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अपने सब जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज है SUVs को लेकर। अब इसके टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। अगेन इसने भी लास्ट ईयर अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है। जो 14-19 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था नियर टर्म में, उसको इसने ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकला है। तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो कंपनी है Cient, ये वन ऑफ द लीडिंग आउटसोर्सिंग कंपनीज है इन दी वर्ल्ड एंड इसकी जो मार्केट कैप अराउंड 16,600 करोड़ के आसपास है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 30.3 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगेन बिलो 5 है तो रीजनेबल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20% है। कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है, स्लोली एंड स्टेडली। आप अगर देखेंगे तो लगातार कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रही हैं। प्रॉफिट्स में ऑब्वियसली बीच में थोड़ा सा डिप आया था, बट अगेन प्रॉफिट्स एंड अर्निंग्स पर शेयर वापस इंक्रीज होने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। प्रमोटर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इवन दो थोड़ी सी लोअर साइड पे है। NFIs ने भी अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज की है 31.07 से 32.61। उसके DIIs ने 24.92 से 24.88, दैट मीन्स DIIs की होल्डिंग कांस्टेंट है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, ये पॉजिटिव हो जाता है। एंड ये कहीं कंपनी जो है Cient, ये कहीं ना कहीं जितने भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, इन सब में भी काम कर रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड हो सकती है इन सब सेक्टर्स की। एंड अगर आप देखेंगे तो इसको कहीं ना कहीं 1500 के आसपास ही रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जस्ट इन केस अगर ये 1510 के आसपास ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलता है तो आने वाले टाइम में और रैली देखने को मिल सकती है सेंट में। ये मेंबर्स के साथ तो आई थिंक 1150 के आसपास से डिस्कस हो रही है वेरी रिसेंटली। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है, इनफैक्ट ये कंपनी भी मैंने मेंबर्स के साथ बहुत रिसेंटली ही डिस्कस की है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। इनफैक्ट एनबीएफसीज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एनबीएफसीज बैंक्स को आउट परफॉर्म करेंगे, इनफैक्ट रिसेंट में किया भी है। और जो व्हीकल फिनेंस है, हाउसिंग फिनेंस है, उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप अराउंड 94,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 35 थोड़ा सा हाई साइड पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.54 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.71%। एनबीएफसीज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम होता है बट रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है। एंड अगैन कंपनी रेगुलरली अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है। आप देखेंगे तो 2605, 2770, 3017, 3356 एंड 3741 तो रेगुलरली थोड़ी थोड़ी रेवेन्यूज इंक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम प्रॉफिट्स भी हल्का फुल्का डिप देके, जैसे मार्च 2022 में 687 करोड़ की प्रॉफिट थी जो थोड़ा बहुत डिप आया एंड वापस लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो 855 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। इसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, हाँ इसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एफआईआईस की भी सिग्निफिकेंट होल्डिंग है, डीआईआईस की भी सिग्निफिकेंट होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 7.44% है जो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी स्टॉक के लिए। एंड ये कंपनी भी आप देखेंगे तो लगातार बुल रन में है एंड इसने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था एंड ब्रेकआउट के बाद ये कंपनी लगातार ऊपर की तरफ जाए जा रही है। मेंबर्स के साथ राउंड अबाउट 1020 के आसपास मैंने डिस्कस किया था अभी फ्यू डेज बैक ही। एंड इसको भी हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिल सकता है 1140 के आसपास, बट आई डोंट थिंक कि इतना सिग्निफिकेंट होगा। डिपेंडिंग ऑन मार्केट ये कंपनी आगे और अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में, तो ये कंपनी भी आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड ऑब्वियसली लास्ट में डिस्क्लेमर कि ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद अपनी स्टडी करनी है या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करने से पहले। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलरली अपडेट्स डालने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज आप डेफिनेटली मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर्स मेरे साथ व्हाट्सएप पे रेगुलरली कनेक्टेड रहते हैं एंड मैं लाइव मार्केट आवर्स में जितनी ज़्यादा अपडेट्स होती है स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर, मार्केट्स को लेकर, न्यूज़ रिलेटेड और